बच्चा पार्टी वी आर बैक विद येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू। और आज के इस सेशन में हम लोग द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. Now this is the very first chapter present in your सप्लीमेंट्री बुक और यहाँ से आराम से आपके एग्जाम में शॉर्ट, लॉन्ग या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं। अब एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता है कि लाइन बाय लाइन रिवीजन करें, है ना। तो इसी के सोल्यूशन के लिए आज मैं आपको एक वन शॉट देने वाली हूँ जहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम लोग ना ही सिर्फ इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समरी से समझेंगे बल्कि साथ ही साथ उसके थीम्स और कैरेक्टर स्केचेस भी डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि इस चैप्टर में से कहीं पर से भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए एग्जाम में। वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू अटेम्प्ट इट। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जल्दी से क्लास की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है फटाफट जाइए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स गेट इनटू इट। अब बच्चा बाड़ी देखो, एक और खास इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप लोगों ने अभी भी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करा है अनअकैडमी का तो फटाफट से कर लीजिए। देखो जिस तरीके से हम YouTube पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं उसी तरीके से एप्लीकेशन पर भी बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती हैं। अब ये पूरा का पूरा जो टॉपिक आप हमारे साथ करोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स नोट्स सब कुछ चाहिए ना, तो प्लीज आप जरूर हमारी फ्री क्लासेस में आइए, वहां पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, देखिए जरा आज के सेशन फ्लो में क्या क्या है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर गोना स्टार्ट विद द समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गोना बी अ शॉर्ट क्रिस्प, येट इसमें हमने वो सारे पॉइंटर्स इंक्लूड करे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन वी आर गोना मूव ऑन टू द थीम पार्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों ने कैरेक्टर स्केचेस भी डाले हुए हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। भाई जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हम इस चैप्टर के समरी की। अब ये जो हमारा चैप्टर है ना, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, दिस बेसिकली हैज बीन रिटन बाय विलियम सारोया, ठीक है। एंड उनकी एक बहुत ही फेमस बुक का ये हमारे से चैप्टर स्टोरी आई है जिसका नाम है माय नेम इज आरम। अब ये जो चैप्टर है स्पेसिफिकली दैट हैज बीन सेट इन आर्मेनियन अमेरिकन कम्युनिटी। अब आर्मेनिया जो है एशिया की ही एक कंट्री है, वहां से वो उन लोगों ने आर्मेनियंस ने क्या करा है अमेरिका में जाकर सेटल डाउन हो गए हैं। वहां पे एज इनहैबिटेंट्स उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक फॉरेन कंट्री कल्चर में सेटल इन होने के लिए क्या कुछ उन्हें फेस करना पड़ा, कहीं ना कहीं उसकी हमें ये ग्लिम्स दिखाता है। अब it reflects the values of the Garriglanian family known for their honesty and pride despite being impoverished. This is basically the main driving plot of the chapter कि Garriglanian family जो है ना, ये जो खानदान है इसकी बहुत हाई रेपुटेशन है पूरी सोसाइटी में, जहां पे लोग उनको उनकी ऑनेस्टी और प्राइड के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये लोग बहुत खुददार होते हैं, कभी किसी का फायदा नहीं उठाते हैं और इसी रेप्यूटेशन के चक्कर में कुछ ना कुछ चीजें हुई है और ये लोग गरीब है। ये जो उनकी रेपुटेशन है ना इतनी अच्छी होने वाली, वो गरीब होने के बावजूद है। अब इनकी रेपुटेशन की वजह से जो उनके खानदान के दो बच्चे हैं वो क्या करते हैं वो पढ़ने में जरा मजा आएगा। अब देखो ये जो स्टोरी है ना उसमें दो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है मुराद, एक का नाम है आरम। नाउ दीज टू दे बेसिकली आर कजिन्स, आपस में कजिन्स है ये दोनों। आरम छोटा है, मुराद उससे बड़ा है और आरम जो है ना ये हमारा नरेटर भी है स्टोरी का और ये थोड़ा सीधा साधा सा है, इनोसेंट सा है। वही जो मुराद की पर्सनालिटी दिखाई गई है वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग दिखाई गई है। ये बंदा ठीक है जो उसको मन में आता है वो करता है, ही इज वेरी बोल्ड पर्सनालिटी काइंड ऑफ अ पर्सन एंड पूरी फैमिली में ये बहुत ही क्रेजी माना जाता है। पीपल आर नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों है। सो एक दिन की बात है, समर्स की बात है, मुराद अपीयर्स एट आरम्स हाउस अर्ली वन मॉर्निंग राइडिंग अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। बिल्कुल सुबह सुबह, बिल्कुल सूरज उगा भी नहीं था, जो हमारा मुराद है वो आरम के घर पे टपक जाता है और मुराद जो है एक सुंदर से घोड़े की सवारी कर रहा होता है। नाउ ही इनवाइट्स आरम टू राइड द हॉर्स विद हिम। वो बड़े प्यार से आरम को बोलता है कि चल यार तू भी चल, हम घुड़सवारी के लिए चलते हैं। नाउ आरम इज एस्टोनिश्ड बट थ्रिल्ड दो ही सस्पेक्ट्स द हॉर्स माइट बी स्टोलन। अब जो आरम है
सबसे पहला रिएक्शन उसका क्या था, वो सरप्राइज्ड था, बट साथ ही साथ वो बड़ा थ्रिल्ड, एक्साइटेड भी था। क्यों था? क्योंकि आरम और मुराद जो है इन्हें घोड़ों का बहुत शौक था, राइट। बट ये लोग बहुत गरीब थे, तो ऑब्वियसली ये घोड़े अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस जमाने में घोड़े होना जो है वो अमीरों के शौक हुआ करते थे। तो आरम जो है वो बड़ा सरप्राइज हुआ, ठीक है, कि भाई मेरा जो ये कजन है वो घोड़े के साथ क्या कर रहा है, बट साथ ही साथ अंदर से उसे एक्साइटमेंट हुई कि यार मुझे घुड़सवारी करने का मौका मिलेगा। अब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि ये जो घोड़ा है ये शायद स्टोलन है, वरना मुराद जो है ये घोड़ा कहां से लेकर आ गया। नाउ आरम रिफ्लेक्ट्स ऑफ द फैमिलीज रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी। अब आरम जो है एक डिलेमा में पड़ जाता है, एक कंफ्यूजन में पड़ जाता है that what should he really do, and on one hand he is really concerned about his family's reputation कि हमारा जो खानदान है ये ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। लोग बोलते हैं कि हमारे खानदान में कभी भी कोई किसी के यहाँ चोरी नहीं करता, किसी का फायदा नहीं उठाता, बट ये काम जो है ये तो गलत हुआ है। and he tries to rationalize Murad's actions believing that their family could never steal, but वहीं as I told you on the other hand आरम को घुड़सवारी करने का भी बड़ा मन था, तो खुद को ना बड़े समझाने की कोशिश करता है कि नहीं यार मुराद ने चोरी थोड़ी करी है, ठीक है, ये तो हमने एक तरीके से घोड़ा बोरो करा है, उसके ओनर को बताया नहीं है, हमने बस बोरो कर लिया। चोरी तो तब होती है ना जब हम बेसिकली पैसे चुराएं, या अगर हम इस घोड़े को पैसे के लिए बेच दे, दैट वुड बी कंसिडर लाइक अ थेफ्ट। तो ये तो थेफ्ट है ही नहीं। सो दिस इज हाउ समहाउ आरम जो है वो अपने दिल को तसल्ली दे रहा है। ही इज रैशनलाइजिंग, ही इज ट्राइंग टू रीजन आउट कि भाई जो मुराद ने करा वो गलत नहीं है, ताकि वो भी घुड़सवारी के लिए जा सके। Now, moving on, आगे क्या होता है? So Murad and Aram they take turns riding the horse in the countryside, and Aram struggles to ride and falls off, while Murad seems to have a natural connection with the horse. अब जो मुराद और आरम जो है बड़े प्यार से थोड़ा कंट्री साइड में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली जो है सारे विनियार्ड्स है, विनियार्ड्स यानी जहाँ पे ग्रेप वाइन्स वगैरह उगती हैं, खेत खलियान थे, और वहां पर जो है घुड़सवारी करते हैं। अब मुराद बोलता है कि मैं तो अकेले घुड़सवारी करूंगा, ठीक है, तो मुराद बड़े प्यार से घुड़सवारी करके आता है, ठीक है, वो घोड़ा जो है क्या सुंदर लगता है, ठीक है। एंड तब आरम भी बोलता है कि भाई मैं भी अकेले घुड़सवारी करूंगा। मुराद आरम को वार्न करता है कि भाई देख ले, तू भी छोटा है, तुझे घुड़सवारी नहीं आती, बट आरम इंसिस्ट्स ऑन इट। एंड आरम जब घुड़सवारी करने की कोशिश करता है, वही होता है, ही स्ट्रगल्स टू राइड। पहले तो वो राइड नहीं कर पाता, फिर वो गिर जाता है, ठीक है। एंड देन देयर वाज दिस होल सीन जहां पे वो किसी तरीके से घोड़े को वापस पकड़ के लाने की कोशिश करते हैं। नाउ इट इज रिवील्ड दैट मुराद हैज केप्ट द हॉर्स हिडन फॉर ओवर अ मंथ। अब उसकी घुड़सवारी जो थी वो इतनी अच्छी थी, तो आरम को शक था कि घोड़ा उसके पास बहुत टाइम से है, राइट। एंड द हॉर्स बिलोंग्स टू जॉन बायरो, अ फार्मर इन द कम्युनिटी। बायरो मेंशन्स द मिसिंग हॉर्स ड्यूरिंग अ विजिट टू आरम्स हाउस, बट डज नॉट अक्यूज एनीवन ट्रस्टिंग द गैरेलिनियन फैमिलीज ऑनेस्टी। अब बेसिकली क्या होता है कि ये पूरा घुड़सवारी का जो सीन होता है, उसके बाद ये लोग जो घोड़े को एक फैक्ट्रीहान नाम का फार्मर है उसके यहाँ पे छुपा देते हैं, उसके बान में, स्टोरेज बान में, उसका एक डिजर्टेड विनयार्ड है जहाँ पे अबैंडन्ड है, कोई नहीं रहता, उसके स्टोरेज हाउस में वो घोड़े को छुपा के चले जाते हैं। अब जब आरम वापस घर आता है तो उसके घर में जॉन बायरो और रखा था। जॉन बायरो वही इंसान है जिसका घोड़ा मुराद ने चुरा रखा है। एंड वो जॉन बायरो जब उनके अंकल खुसरो से बात करते हैं, अंकल खुसरो का बड़ा ही कॉमिकल कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसे इंक्लूड कर रखा है। एंड में जब हम कैरेक्टर स्केचेस करेंगे तो हम अंकल खुसरो का कैरेक्टर स्केच जरूर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो अंकल खुसरो से बात करके बता रहे होते हैं कि भाई मेरा घोड़ा जो है वो 1 महीने से मिसिंग है। एंड दैट इज व्हेन आरम इज एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स कि अच्छा ये वही घोड़ा है जिस घोड़े को अभी हम फतेहान के यहाँ पर छुपा के आए हैं। तो आरम को कहीं ना कहीं पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि भाई ये घुड़सवारी के लिए मुझे आज बुलाने आया था, 1 महीने से तो घोड़ा इसी के पास है ना। Aram and Murad they face a moral conflict over keeping the horse versus returning it. Murad finally decides to return the horse to uphold the family's reputation. अब होता क्या है, जैसे ही आरम को पता चलता है कि घोड़ा जो है 1 महीने से इसके पास है, वो भाग के मुराद के पास जाता है, बोलता है कि देखो यार ये घोड़ा तुम तब तक वापस नहीं कर सकते जब तक मैं अच्छे से घुड़सवारी नहीं सीख लेता। Now Murad is absolutely furious at this thought. He's like, what are you saying? I cannot return this horse.
तुम्हें तो ये घुड़सवारी सीखने में 1 साल लग जाएगा, क्या मैं 1 साल तक इस घोड़े को अपने पास ही रखूं, तुम ये कहना चाह रहे हो? तो आरम बोलता है हाँ क्या हो गया, 1 साल तक रख लेना। Now Murad says that if I keep this horse with me for over a year, it will be considered stealing, and no member of the Garaginian family has ever stolen. तुम देख रहे हो बच्चों को अब ये चीज अकल आ रही है कि हम चोरी थोड़ी करते हैं। Now आरम ठीक है उसे बोलता है कि चलो ठीक है हम 6 महीने तक रख दे रहे हैं, 6 महीने के बाद वापस कर लेंगे। तो वो रोज घुड़सवारी के लिए जाते थे और घुड़सवारी करते हुए हमेशा आरम जो है गिर जाता था। नाउ एक दिन बेसिकली जो है इनको जॉन बायरो रास्ते में मिल जाता है। दैट मीटिंग विद जॉन बायरो चेंजेस एवरीथिंग फॉर देम। ठीक है मैं बताती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग विद जॉन बायरो। अब ये जॉन बायरो के साथ जो उनकी मीटिंग होती है ये उनके लिए एक्चुअली सब कुछ बदल देती है। अब बेसिकली जॉन बायरो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ये दोनों से मिल जाते हैं, उनके साथ उनका घोड़ा भी था। अब जॉन बायरो जैसे ही उस घोड़े को देखता है वो कहीं ना कहीं पहचान लेता है कि यार ये तो मेरा ही घोड़ा है, बट स्टिल वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली गैरग्लेनियन फैमिली को अच्छे से जानता था एंड वो किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं डालना चाहता था। तो वो बोलता है कि यार मैं इस घोड़े का ना जरा चेक कर लूं, मतलब ये तो बिल्कुल मेरे घोड़े का ट्विन जैसा लग रहा है। एंड जॉन बायो आफ्टर एग्जामिनिंग द हॉर्स केयरफुली ही क्लेम्स दैट कि ये घोड़ा मेरे ही घोड़े का ट्विन है। अगर मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से डिटेल में नहीं जानता, मुझे उनकी ऑनेस्टी उनकी रेपुटेशन के बारे में नहीं पता होता, तो भाई मैं तो यही बोलता ये घोड़ा मेरा ही है। अब इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं मुराद और आरम जो है उनके दिल पर ये ठेस लगती है कि यार हमारी फैमिली को लोग इतना मानते हैं कि कोई हमारे ऊपर शक करने को रेडी नहीं है और हम अपनी फैमिली का नाम कुछ इस तरीके से डुबा रहे हैं। सो दे सीक्रेटली रिटर्न द हॉर्स टू बायरो's barn। वो अगले दिन जाते हैं, चुपचाप उस घोड़े को रिटर्न करके आ जाते हैं। बायरो नोटिसेस द हॉर्सेस इंप्रूव्ड कंडीशन बट चूजेस नॉट टू कन्फ्रंट देम, प्रिजर्विंग देयर डिग्निटी। बायरो भी बड़ा खुश हो जाता है, उसका घोड़ा 1 महीने बाद वापस तो आता ही आता है, बट ही वाज नाउ वेल ट्रेन्ड, ही वाज फार वेल बिहेव्ड देन ही अर्लियर वाज। ठीक है वो भी इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाता, किसी के ऊपर फिंगर्स पॉइंट नहीं करता। एंड द चैप्टर हैज अ वेरी हैप्पी एंडिंग। नाउ अब सिंबोलिज्म अगर देखा जाए तो ये जो हॉर्स है दैट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम्स एंड द बॉय इज लॉन्गिंग फॉर अ एडवेंचर। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द फैक्ट कि जो इन छोटे बच्चों ने करा दैट डिड नॉट रियली रूट फ्रॉम द फैक्ट कि इनको किसी का बुरा करना था, राइट? दे बेसिकली जस्ट वांटेड टू हैव सम फन। उनका जो बचपन का सपना था उन्हें पूरा करना था। सो उनकी फ्रीडम, उनका जो एडवेंचर के लिए चाहत उससे रूट होता है। Then John Byro's forgiveness emphasizes trust and understanding within a close-knit community। कि बेसिकली जॉन बायरो ने जिस तरीके से उनको forgive करा, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करा, उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, वो ये चीज शो करती है कि कम्युनिटी में अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट होना कितना जरूरी है। सो द स्टोरी ब्लेंड्स ह्यूमर एंड मॉरल रिफ्लेक्शन। अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ह्यूमरस स्टोरी है, एक हमें मॉरल लेसन भी एंड में दिया गया है। एंड इट सेलिब्रेट्स द रिचनेस ऑफ कैरेक्टर एंड फैमिलियल बॉन्ड्स ओवर मटेरियल वेल्थ। तो इसमें हमें बताया गया है कि भाई देखो एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छी रेपुटेशन होनी कितनी बड़ी बात होती है। आपके फैमिली के साथ आपके बॉन्ड्स होने बहुत जरूरी है, बिकॉज सारे गैरग्लेनियन फैमिली मेंबर्स जो थे एक दूसरे से काफी क्लोज थे। एंड लास्टली जो पैसे वैसे हैं ये इतना मैटर नहीं करता है जितना कि आपकी अच्छाई, जितना कि आपकी वैल्यूज मैटर करती है। नाउ दिस इज ऑल फॉर द स्टोरी पार्ट। ठीक है अब हम जल्दी से थीम्स डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले बच्चा पार्ट 3। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। भाई ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस तभी आपकी फीड में आएंगी। चलिए फटाफट से थीम्स और कैरेक्टर स्केच पे डिस्कस करते हैं। दैट्स इट, विल कॉल इट अ डे। अब थीम्स की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आ जाती है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। So ये जो स्टोरी है इट हाईलाइट द गैरग्लेनियन फैमिलीज अनवेवरिंग मॉरल वैल्यूज। कि भाई जो आपकी मॉरल वैल्यूज है, जो आपके एथिक्स है, वो अनवेवरिंग यानी बिल्कुल अटल होने चाहिए। वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग एक तरीके से कि वो बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में नहीं हिलते हैं। बोला गया है ना कि गैरग्लेनियन फैमिली जो थी वो एक जमाने में बहुत अमीर हुआ करती थी और आज के टाइम पर वो बहुत गरीब है, पर उनकी अमीरी के टाइम पर जो उनकी रेपुटेशन थी वही रेपुटेशन उनकी
उनकी गरीबी के टाइम पर भी है। तो वो ऑनेस्टी और वो इंटेग्रिटी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने थ्रू आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस मेंटेन करके चली है। देन प्राइड एंड हेरिटेज, द कैरेक्टर्स आर डीपली कनेक्टेड टू देयर फैमिली लेगेसी। जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके दिमाग में भी ये चीज है कि यार हमारी फैमिली जो है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, तो हम उस रेपुटेशन पर दाग धब्बा नहीं लगा सकते। तो वो अपनी हेरिटेज में जो उनको बेसिकली उनके पूर्वजों से पूंजी मिली है, ये भी उनकी जमा पूंजी है, वो उसके ऊपर बहुत प्राइड करते हैं और उसको हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देन इनोसेंस ऑफ यूथ, सो द बॉयज एक्शंस दे रिफ्लेक्ट देयर इनोसेंस एंड एडवेंचरस स्पिरिट। जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने जो एक्शन करा वो घोड़े चढ़ाने का, उसमें उनके इनोसेंस, उनके एडवेंचर झलकता है। इस चीज पर मैंने पहले भी एम्फसाइज करा था, दे डिड नॉट रियली डू दैट टू हार्म एनीवन, पर उन्होंने मजे मजे में कर लिया बिकॉज उनको उस चीज की डेप्थ के बारे में नहीं पता था। देन मॉरल डिलेमा, सो द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल डिजायर्स एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। सो मेन जो बेसिकली इस प्लॉट का ड्राइविंग पॉइंट है वो यही है कि आप अपने पर्सनल डिजायर्स को चूज करोगे या अपनी मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज करोगे। स्टार्टिंग में बच्चे अपने डिजायर्स को चूज करते हैं, बट टुवर्ड्स द एंड वो भी अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही चूज करते हैं, उसको अच्छे से फुलफिल करते हैं और अपनी फैमिली की रेपुटेशन पर एक भी आंच नहीं आने देते। नाउ मूविंग ऑन, द लास्ट पार्ट कैरेक्टर स्केचेस की बारी आ गई है। 3 कैरेक्टर स्केचेस जो हैं वो इस स्टोरी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरम का, मुराद का और अंकल खुसरो का। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो मुराद और अंकल खुसरो का कैरेक्टर स्केच बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुम्हें बहुत अच्छे से करके जाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम आरम की बात करें, सो आरम इज अ 9-year-old आर्मेनियन अमेरिकन एंड ही नरेट्स स्टोरी सेट इन कैलिफोर्निया सैन हुआकिन वैली। सो दिस इज वेयर द एंटायर स्टोरी इज सेट अप, ठीक है, कैलिफोर्निया का सैन हुआकिन वैली, ठीक है, और आर्मेनियन अमेरिकन है। डिस्पाइट द फैमिली poverty, they maintain integrity, perplexing Aram when his cousin Murad appears with a white horse they cannot afford. So basically अब फैमिली जो है गरीब है बट स्टिल वो अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने वैल्यूज को मेंटेन करके चलते हैं, जिसकी वजह से आरम परप्लेक्स्ड यानी कंफ्यूज हो जाता है जब उसका कजन जो है एक घोड़ा लेकर आता है। ही इज लाइक कि मेरी फैमिली तो गरीब है, मैं क्या करूं। Aram's lifelong dream of riding a horse leads him to justify Murad's actions and ride the horse, though it consistently escapes his control, suggesting Aram lacks his cousin's knack with horses. अब बेसिकली जो आरम है उसको घोड़े बहुत पसंद थे, इसलिए वो कहीं ना कहीं से अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और घुड़सवारी के लिए चला जाता है। बट बार बार जब भी वो घुड़सवारी करने की कोशिश करता था गिर जाता था, which basically highlights the fact कि भाई उसमें वो काबिलियत घोड़ों वाली अपने कजन की तरह नहीं है। Then his internal conflict between desire and honesty drives the narrative, highlighting themes of innocence from family and the complexities of morality. अब बेसिकली जो उस बेचारे बच्चे का कंफ्यूजन है कि वो अपनी मोरालिटी को चूज करे या फिर अपनी क्या बोलते हैं डिजायर्स को चूज करे, वही प्लॉट को आगे लेकर चलती है और उससे जो चैप्टर के मेन थीम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। मूविंग ऑन, अब मुराद की बात करी जाए, सो मुराद इज आरम्स 13-year-old cousin and is considered eccentric by his family, inheriting a crazy streak. ठीक है, 13 साल का है, पूरी फैमिली मैंने से जैसे बोला ना उसे क्रेजी मानती है कि ये तो कुछ भी करता रहता है। एंड डिस्पाइट दिस आरम एडमायर्स हिज स्किल विद एनिमल्स एंड हॉर्स राइडिंग। बट एक आरम था जो अपने कजन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता था और वो अपने कजन को एडमायर भी करता था, स्पेशली वो जिस तरीके से एनिमल्स के साथ डील करता है, ठीक है, with horse, with the dogs you see in the chapter, with the robin bird, ठीक है, जिसे वो फिक्स कर रहा होता है और घुड़सवारी जितनी बढ़िया करता है। Then Murad takes the horse from John Byro, keeping it hidden for over a month, but eventually lets Aram ride it, knowing his cousin's longing. अब आरम और मुराद काफी क्लोज है, तो वैसे तो उसने घोड़ा 1 महीने से अपने पास रखा हुआ था, but then he was like आरम को भी घुड़सवारी बहुत पसंद है तो उसे भी बुला लेते हैं। Murad's natural affinity is basically love. His natural love for animals is highlighted by his riding and helping an injured robin. कि भाई वो एनिमल से कितना प्यार करता है, जब वो उस बर्ड को ठीक कर रहा होता है, इंजर्ड बर्ड को, वो उसी से पता चल जाता है। Then he also aids in returning the horse unnoticed. वो बड़ा चालाक था, वो घोड़े को बिना किसी को पता चले ही रिटर्न कर देता है। And the dynamic between Murad's rebellious nature and Aram's innate kindness shapes their relationship and underscores themes of family bonds and the innocence of childhood. और जिस तरीके से मुराद
मुराद का डायनामिक नेचर है और जो आरम की काइंडनेस है वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है और वो बेसिकली जो है फैमिली बॉन्ड्स दिखाते हैं, एक चाइल्डहुड का बचपना दिखाते हैं। नाउ Lastly, Uncle Khusro है, that's it. So Uncle Khusro जो है, he is Aram's and Murad's eccentric uncle, थोड़े खिसके हुए uncle, and he is known for his unpredictable behavior and fiery temperament. बहुत unpredictable है, बहुत ज़्यादा गुस्सेबाज है, किसी पर भी भड़क जाते हैं. And despite his reputation for being loud and impatient, he is believed to be a significant influence on Murad's spirited nature. वो बहुत loud है, बहुत impatient और इस चीज के लिए जाने जाते हैं, but कहीं ना कहीं मुराद पर उनका बहुत impact है. बिकॉज कहते हैं लोग कि मुराद जो है वो अंकल खुसरो पर ही गया है. He has a habit of commanding silence and dismissing attention even in dire situations like his own burning house. ठीक है, वो हमेशा सबको चुप करा देते हैं, बोलते हैं इस पे ध्यान मत दो, चाहे वो कितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन क्यों ना हो, जैसे उनका घर जब जल गया था. When visiting Aram's family, he employs the same tactic regarding the missing horse to John Byro. जो जॉन बायरो उनके सामने अपने घोड़े की कंप्लेन करता है तो उसे भी ये बोलता है कि छड्डो पर ध्यान मत दो. And despite his brusque demeanor, यानी rude attitude है उनका, Aram's mother excuses his behavior attributing to his homesickness and imposing stature, suggesting a complexity beyond his outward demeanor. तो जब वो बेसिकली इतनी रूड है तब भी आरम की मॉम जो है जॉन बायरो के सामने बोलती है अरे वो इतने बड़े हैं, वो होमसिक हैं, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे बिहेव करते हैं. शोज कि उनके कैरेक्टर में भी कहीं ना कहीं लेयर्स और डेप्थ है. So yeah, that's all for the chapter. We are done with the summary, theme, character sketch as promised. Notes चाहिए, question answers चाहिए, right? तो कुछ नहीं करना है, ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो करना है, वहां सब मिल जाएगा. And yeah, that's all for now. I really hope you guys enjoyed this video, found it helpful. If you did, then go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.